चलो देख लो। रिवीजन क्लास है, आज 11वां दिन है और पांचवा चैप्टर हम लोग का चल रहा है ना। जिसमें तीसरा प्रश्नावली है। कल का हम लोग देखे थे क्या वाला, क्या वाला? हाँ, मजदूर मजदूर दिन दिन हाँ, समय समय वाला देखे थे, है ना। मजदूर मजदूर और समय समय वाला देखे थे। आज उसी का आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे, है ना, उसी के आगे बढ़ेंगे। क्या क्या बोल रहा हूँ? अरे मैं कंघी करे हूँ कि नहीं? चलो, सूद के उठेगा दिखा थे, है ना। तो हम लोग आज उसी का अध्ययन करेंगे। इसका उसके आगे का। जब हम लोग कल देखे थे वो क्या था? अनुक्रमानुपाती था कि समान व्युत्क्रमानुपाती था? व्युत्क्रमानुपाती था, क्योंकि मजदूर की संख्या बढ़ाओगे तो दिन अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो। संख्या बढ़ाओगे तो कम होगा यार, बढ़ेगा कथस, है ना। और अगर मजदूर की संख्या कम करोगे तो जो हम लोग का समय है लग रहा था वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम लोग उसको जस्ट अब क्या करेंगे? हवन करेंगे, है ना। कहने का मतलब है, अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसा वाला देखेंगे जिसमें हम लोग का एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ जाए, है ना, स्वतः ही खुद से बढ़ जाए। तो हम लोग के पास ये विद्युत बल्ब वाला है, 10वां वाला, है ना। ये 10वां कहता हूँ, ये 13वां। यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपया का खर्चा आता है ना। तो ऐसे कितने बल्ब हैं जिसको 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपए का विद्युत व्यय आएगा? है ना। ये उदाहरण जैसा बनेगा, लेकिन एक बार देख लो, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है तो एक बार बता दे रहा हूं। ठीक। पहले हम लोग का कितना के लिए दिया है? 10 बल्ब, है ना। 10 बल्ब वाला देखते हैं हल, है ना। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं हेडिंग में 10 बल्ब, उसी के बारे में अध्ययन करना है ना। तो पहले तो 10 बल्ब के लिए है, तो हम लोग का एक बल्ब को पहले देखेंगे, है ना। एक बल्ब एक दिन में जलता है कितना? एक दिन में जलता है, घंटा घंटे है, घंटे है ना। एक दिन में जलता है 4 घंटा, तो कितना दिन में तक जल रहा है वो? 60 दिन तक। तो 60 दिन तक जलेगा, तो 60 दिन में जलेगा, जली ना। 60 × 4 मतलब 240 घंटा। एक बल्ब के लिए है। हमारे पास कितना बल्ब है? 10। इसलिए 10 बल्ब जलेगा। 10 बल्ब 60 दिन में जलता है कितना? 240 × 10 घंटा। एक बल्ब के लिए है, 10 बल्ब लेके करोगे तो कितना आएगा? 2400 घंटा। ठीक। मतलब 10 बल्ब 60 दिन तक 4 घंटे लगातार जलता है, तो 2400 घंटा वो चलेगा, है ना, जलेगा। चलेगा नहीं। ठीक। तो कितने बल्ब? 16 दिन में 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर कितना रुपया खर्च आएगा? 40 रुपया का, है ना। तो इतना घंटा चलता है, मतलब 10 बल्ब 2400 घंटा चलता है, तो खर्च कितना होता है हम लोग का? 80 रुपया खर्चा होता है ना। हाँ, इसको याद रखना। ठीक। अब मान के चलते हैं, माना अब एक और बल्ब के लिए कितना बल्ब बोला है? तो माना 100 बल्ब, 100 बल्ब कितना दिन तक जल रहा है बोला है? नहीं जी, वो थोड़ी। तो कितने बल्ब 16 दिन तक जलते हैं, तो माना 100 बल्ब 16 दिन तक चलते हैं, जलते हैं, है ना। वो जल रहा है। अब उसी में आगे देखो, एक दिन में जलता है कितना? 3 घंटा। तो कितना दिन तक जल रहा है वो? 16। तो 16 दिन में जलेगा, तो 3 गुणित कितना? 16, 16 48 घंटा, है ना। अब हमारे पास कितना है? 100 बल्ब है। तब 100 बल्ब 16 दिन में चलेगा, 16 दिन में जलेगा कितना? 48 × 100 घंटा जलेगा, बराबर 48 घंटा। ठीक। अब समझो, क्योंकि बल्ब और लगने वाला समय, है ना, बल्ब की संख्या और जो समय है दोनों एक दूसरे के क्या है? अनुकरण पाती है ना। मतलब यदि हम लोग बल्ब को ज्यादा जलाएं तो ज्यादा समय तक जलेगा,
अगर बल्ब को कम जलाए तो कम समय तक जलेगा, है ना। मतलब जितने ज्यादा बल्ब जलाते जाओगे उतना हम लोग का खर्चा बढ़ते जाएगा, है ना। अगर 10 बल्ब जलाते हो 10 दिन तक, 10 घंटा तक, तो जितना खर्चा आएगा, और उसी में उसका आधा कर दो, 5 बल्ब जलाओ 5 दिन तक 5 घंटा, या पांच बल्ब को जलाओ 10 दिन तक, है ना, लगातार उतना ही घंटा, तो 10 बल्ब का ज्यादा आएगा, 5 बल्ब का कम आएगा। मतलब अगर यहाँ पर बल्ब की संख्या बढ़ाते हो तो खर्चा भी हम लोग का क्या होगा, बढ़ेगा। अब मान लो एक छोटा कमरा है, एक बड़ा कमरा है ना। ये छोटा कमरा में तुम लोग का एक बल्ब से काम चल जाएगा, तो तुम्हारा महीने का जो बिजली बिल है वो कम आएगा। अब यहीं पर तुम लोग रिंगी चिंगी बहुत सारा हम लोग बल्ब लगा दिए हैं, 4-5 ठो, है ना, फिर एक तो जीरो बल्ब लगा दिए हो रात के लिए। अब 4-5 ठो तुम लोग बल्ब लगा दिए, तो इसका जो खर्चा आएगा महीने का वो तो ज्यादा आएगा बिजली बिल, क्योंकि तुम लोग जला ज्यादा रहे हो, है ना, बल्ब। तो इसलिए हम लोग का बल्ब और जो खर्चा है एक दूसरे के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि बल्ब की संख्या व विद्युत व्यय का क्या खर्चा, दोनों क्या है, अनुक्रमानुपाती। ठीक, अनुक्रमानुपाती है, क्या कहे हो, अनुक्रमानुपाती है ना। मतलब एक का बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अब व्युत्क्रमानुपाती में कैसे बताया था, है ना, जैसे मजदूर मजदूर दिन समय समय था, है ना, जिसमें एक दो दो एक था। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल है ना। व्युत्क्रमानुपाती में ही हम लोग का तिकड़मबाजी रहता है, इसमें सिंपल है। तो इसमें कैसे रहेगा, बल्ब की संख्या, बल्ब की संख्या अनुपात में खर्च, कितना खर्चा हुआ, है ना, फिर समानुपात, फिर बल्ब की संख्या, फिर अनुपात में कितना खर्च। अब ये कैसा होगा, एक एक दो दो, मतलब जो बल्ब का संख्या है उसी का खर्च को यहां लिखना, फिर इस जो बल्ब लोगे उसका खर्चा को यहां लिखना। तो पहले हम लोग देखेंगे बल्ब की संख्या, पहले बल्ब कितना था 10, खर्चा कितना आया इसमें, अच्छा रुको तो, इसमें नहीं नहीं, बल्ब की संख्या मत देखो, इसी को तो ज्ञात करना है ना हम लोग को। हम लोग को पूछा क्या है इसमें, अच्छा समय और खर्च पूछा है उसमें। हाँ, इसमें क्या पूछा है हम लोग को, हम लोग को बल्ब की संख्या बोला है ना। एक बार करके देखो ना आता है कि नहीं। खर्च में, खर्च में शायद आएगा, समय लेना पड़ेगा, आ जाएगा। तो वो तो फिर हम लोग का समय निकल गया। हम लोग को चाहिए क्या, बल्ब का ये चाहिए ना। आ, आ? उसमें उदाहरण में हम लोग को क्या पूछा है बताऊं। उदाहरण में हम लोग को पूछा है कितने सीएफएल बल्ब जलाए, अच्छा बल्ब जलाए जा सकते हैं बोला है। इसमें गुणा कर दिया है, चलो ना ऐसे ही बना देते हैं। तो बल्ब हम लोग क्या क्या लेंगे, इसको हटाओ, उसी के बेस पे बनाओ। ये हो जाएगा हम लोग का, क्या क्या था, समय और खर्च, है ना। समय लिख दो सीधा, कि बल्ब जलने का समय लिखो पूरा, चलो। बल्ब जलने का समय अनुपात में हम लोग का क्या आ जाएगा, ख- व्यय लिख दो कि खर्च लिख दो, व्यय लिख दो, यहाँ व्यय लिखे हो, विद्युत व्यय, है ना। और फिर समानुपात में बल्ब जलने का समय अनुपात में फिर क्या करेंगे, व्यय, है ना। बल्ब जलने का समय पहले वाले में कितना है, 2400, और खर्चा कितना आ रहा है इसमें, 80 रुपया, है ना, समानुपात। दूसरे में कितना समय ले रहा है, 48x, और इसमें खर्चा कितना आ रहा है, 40 रुपया, है ना। तो ये हो जाएगा 2400/80, 48/40 एक्स है ना। और हाँ चलो वहां पर बन जाएगा, यही कोंटा में आ जाओ। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, पहले इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फिर मेरे को बार बार देखना पड़ेगा। 2400/80 बराबर कितना है, 48x/40 है ना। एक जीरो से एक जीरो खत्म,
8 तिया 24, 8 शून्यम शून्य, है ना। और 8 पंचे 40, 8 छिका 48। तो 30 बराबर 6x बटे कितना आ गया 5। इसका इधर गुणा कर दो, है ना। तो 30 गुणित 5 बराबर 6x, या जमा के लिखोगे तो x बराबर 30 गुणित 5 बटे कितना आ गया 6। तो x का मान कितना आएगा 6 पंचे 30, 5 पचे 25। आंसर कितना आया है, आंसर देखो 25 आया है। तो आगे x कहाँ है, यहाँ है। माना x बल्ब, तो अतः बल्ब की संख्या कितना होगा, हाँ 25 होगी। ठीक, होगी होगी, मतलब बल्ब की संख्या होगी 25। ठीक, ऐसा ही बनेगा। तो एक अनुक्रमणपाती वाला हो गया और एक क्या हो गया व्युत्क्रमणपाती वाला हो गया। ऐसे ही बना के देखना, उसके बाद फिर छोड़ देना, है ना। इसमें मकड़ी मकड़ी दिन दिन वाला कर लेना। ठीक, छोटा सा है, इसको तो मैं 3 बार बता चल डाला हूं, अभी नहीं बताऊंगा। अब आ जाओ इसमें निर्देशांक में, अध्याय 6। जय भगवान श्री रामचंद्र की जय। हो गया। अब आ जाओ अब आ जाओ निर्देशांक ज्यामिति में, है ना। ये 7वां 6वां चैप्टर है ना। है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो समझ लो बेसिक थोड़ा थोड़ा, है ना। ये है और ये है, बढ़िया बढ़िया चीज है। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डेस अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये क्या होगा वाई डेस अक्ष, है ना। ये तीर का निशान दे देना, मतलब आगे बढ़ रहा है वो, है ना। आई ये, और ये मूल बिंदु जिसको ओ मानते हैं, ये बढ़ जाता है 1 2 3 और 4। और फिर इधर संख्या रेखा में इधर आओगे तो कितना होता है -1 -2 -3। इधर नीचे आओगे, ऊपर जाओगे तो 1 2 3 4, नीचे आओगे तो -1 -2 -3 -4 होता है। अब समझना, किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है, इसको कंठस्थ याद रखना, है ना, इसी पे सब टिका है। बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो एक्स वाई के रूप में होता है, मतलब पहला संख्या एक्स से लोगे, दूसरा संख्या वाई से लोगे। ठीक, दूसरा जो है इसी में पॉइंट, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, हाँ मूल बिंदु का निर्देशांक वो होता है 0 0, क्योंकि एक्स अक्ष में भी 0 आएगा, वाई अक्ष में भी क्या आएगा 0 आएगा। ये है हम लोग का सेंटर जिसको कहते हैं। ठीक, अब देखो ये जो हम लोग का कोऑर्डिनेट है, ये जो हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति है, ये 4 भागों में टूटता है। इसको प्रथम कहते हैं, है ना, और इसको क्या कहते हैं, और इसको, हाँ और इसको चतुर्थ। मैं रोमन लिपि में लिख रहा हूँ ना, तुम लोग चाहो तो मतलब शब्दों में लिख सकते हो, प्रथम द्वितीय, है ना। तो ये हो गया हम लोग का प्रथम। और देखो एक कितना भाग में टूटा है, 4 भाग में, है ना। और एक ऐसा है अंश 360 का, तो इसी को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ, है ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। कई बच्चे इसको रटते रहते हैं, पहले में प्लस प्लस होता है, दूसरे में प्लस माइनस होता है, तीसरे माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसको रटने का जरूरत नहीं है हम लोग को, है ना। इसको समझो, देखो क्या होता है। देखो ये है, सबको एक्स वाई में सोचो, इसको भी एक्स वाई में सोचो, यहां पर भी जो बिंदु रहेगा एक्स वाई में सोचो, यहां पर भी जो बिंदु रहेगा उसको किस में सोचो एक्स वाई में, यहां पर भी जो बिंदु रहेगा उसको किस में सोचो एक्स वाई में। अब देखो एक्स अक्ष, अब पहले में देखोगे तो पहले में तुम 2 भाग से घिरे हो, इधर से और इधर से। एक समय इधर है वो कैसा है प्लस में है, तो एक्स कैसा हो जाएगा प्लस। इधर में अगर वाई में देखोगे तो वाई भी कैसा है प्लस, तो ये भी कैसा हो जाएगा प्लस। तो पहला चतुर्थांश हम लोग का कैसा हो गया प्लस प्लस। दूसरे में आओगे एक्स में, देखो अब ये भी 2 भाग से गिरा है इधर, और तो है नहीं। अब इधर एक्स है तो एक्स कैसा है इधर माइनस, तो पहला वाला हो गया माइनस। वाई कैसा है प्लस, तो ये हो गया प्लस। अब दूसरा चतुर्थांश कैसा हो गया
माइनस प्लस। तीसरे में आओगे एक्स कैसा है, माइनस ही है, और वाई भी कैसा है, माइनस, तो माइनस माइनस हो गया। चौथे में आओगे तो एक्स कैसा है, प्लस, क्योंकि इधर है, और वाई आओगे तो कैसा है, माइनस, तो ये कैसा हो गया, प्लस माइनस। ठीक, तो ये चार तो चतुर्थांश है, पहला हम लोग का प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, और चौथा क्या है, प्लस माइनस, है ना। इस बेस पे याद रखना तो हम लोग को सरल जाता है। ठीक, अब देखो, अगर मान लो बोल दिया कोई बिंदु, मान लो एक बिंदु है जो ऋण 2 और 3 है, ये कौन से चतुर्थांश में है, तो देखो एक्स कैसा है, प्लस में है, और वाई कैसा है, माइनस में, तो प्लस माइनस किस में है, इसमें, अरे उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी, ये हम लोग का माइनस में है और एक इसमें है, प्लस में है ना। तो अब माइनस प्लस किस में है, इसमें है, मतलब ये किस चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय में आएगा। ठीक, मान लो अगर कोई दे दिया हम लोग को -3 और -6, तो एक्स भी माइनस में है और वाई भी किस में है, माइनस में, तो दोनों हम लोग का किस में आएगा, इसमें, क्योंकि ये माइनस माइनस है, तो ये सीधा किस में आ जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक, अब इसमें आता है ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देता है एक्स अक्ष पर स्थित वाई बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, तो हमेशा याद रखना, अगर मैं कोई बिंदु को एक्स अक्ष में रख दूं, मान लो एक बिंदु को उठा करके एक्स अक्ष में रख दिया, तो क्या वाई अक्ष में है, नहीं है, एक्स अक्ष में रखा हूं तो वाई का निर्देशांक कितना होगा, 0, है ना। तो याद रखना, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ये होता है कितना, एक्स और 0। अब घुमा के कैसा पूछता है, पेपर में एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के वाई निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो उसका वाई कैसा है, 0, तो ये लिखना, इसको पूरा नहीं लिखना है। दो कंडीशन में देता है, याद रखो, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए बोलेगा तो ये दोनों को देना, और अगर खाली बोलता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के वाई निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमको केवल वाई का मान देना है। तो अगर कोई चीज एक्स में है तो वाई का उसका 0 होगा, और अगर कोई वाई में है तो उसका एक्स 0 होगा। ठीक, याद रखना, अगर कोई बिंदु यहां पर है वाई पर, तो वाई पर है तो यहां पर वाई का निर्देशांक होगा, और एक्स पर तो है नहीं, एक्स कहां है, 0 है, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, 0। ठीक, वाई अक्ष के लिए। ठीक, जितना पूछेगा उतना ही देना, एक्स्ट्रा मत देना। हो गया ना। अब इसमें ये बन जाएगा आप लोग का प्रश्नावली एक, वही तो है, कुछ बहुत सारा बिंदु दे दिया, उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए बोला है, तो निर्देशांक बना लेना, और किस अक्ष पर स्थित है उसको बोला है, तो देखो किस अक्ष पर स्थित है बोल रहा है ना, तो समझना, जैसे पहला हम लोग को दिया है 0 5, 0 और 5 कौन से अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर, क्योंकि 5 कैसा है, धनात्मक है, और वाई प्लस में है, मतलब किधर आएगा, इधर, वाई, है ना। अगला क्या बोला है, -6 और 0, -6 और 0, तो वाई अक्ष हम लोग का कैसा है, 0 है, मतलब सीधा सीधा वो एक्स अक्ष में है। अब एक्स वाला ये वाला संख्या कैसा है, माइनस में है, मतलब इधर आओगे हम लोग, तो मतलब ये कौन से अक्ष में है, एक्स डेस अक्ष में है ना। ऐसे करके बता दें, हालांकि इसको नहीं देता पेपर में, खाली वो पूछेगा, बिंदु दे देगा, और कौन से चतुर्थांश में है उसको पूछेगा, या तो फिर ये वाला पूछता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, या एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा, दो कंडीशन देता है। बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो एक्स 0 डालना, और अगर वाई का निर्देशांक बोलेगा तो खाली हम लोग क्या डालेंगे, 0, अगर बात एक्स अक्ष की होगी तो, है ना। वाई अक्ष के लिए अलग चलेगा जस्ट उसका। ठीक, अब ये हो गया, तो हम लोग, हो गया, बढ़िया है, आगे आ जाओ। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, जान रहे हो कैसा है, हाँ, है? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, हाँ हाँ, और रूट नहीं लगाओगे यार, करनी, अच्छा रूट बोला है, हाँ, मैंने सुना है ना। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन
ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर मान लो एक बिंदु यहां है ए और एक बिंदु यहां है बी, इन दोनों के बीच का हम लोग को दूरी निकालना है, तो पहले तो इनका बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट क्या क्या है। ए बिंदु का निर्देशांक हम लोग को कुछ भी दिया है, हम लोग मान के चलते हैं x1 और क्या है y1। दो बिंदु है इसलिए x1 y1 y2 x2 y2, तीन बिंदु रहते हैं तो तीन ठो होता हम लोग का। बी बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या होगा x2 और y2। इन दोनों के बीच का अगर दूरी निकालना है तो हम लोग लिखेंगे इसको ए बी, और ये हो जाएगा अंडर रूट, रूट के अंदर सब, ये हो जाएगा हम लोग का x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। रखना मान को सही है, आंसर हम लोग का हमेशा धनात्मक आएगा, है ना, क्योंकि दूरियां सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, विज्ञान में पढ़े हो, है ना, दूरी सदैव धनात्मक होती है। प्लस धनात्मक आने का कारण क्यों है, क्योंकि सबका होल स्क्वायर लगा है, और ऋण आया चाहे धन आया, सम संख्या है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है ना, बस वही है। अब मान लो हमको दो बिंदु दे दिया, जैसे हम लोग को दे दिया 5 8 और 5 माइनस 3, 5 8 व दे दिया 5 माइनस 3। ठीक, इन दोनों के बीच की हमको दूरी निकालना है। ठीक, अब देखो दिया है ए बराबर, या माना कर देते हैं, है ना, माना ए बराबर हमको कितना दिया है 5 8, और बी बराबर हमको दिया है कितना 5 और माइनस 3। तो समझ जाओ ये x1 y1 बनेगा, ये x2 y2 बनेगा, है ना। नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे करके लिख लेना, माना a और यहां पर लिख लेना x1 y1, तो पता चल जाएगा x1 का 5 लेना है, y1 का कितना लेना है 8, और b इसको ले लेना x2 और y2। ठीक, तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऐसे करके लिखो ना, नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, ए बी निकालोगे। ठीक, बराबर हो जाएगा रूट में, और सूत्र को एक बार देखो, गणित के सूत्र को याद मत करना, बना बना के प्रैक्टिस करना बस। x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। करोगे हल, रूट लगाओगे, है ना। x2 कितना है, अब देखो x2 कितना है 5, माइनस x1 कितना है 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3, माइनस का माइनस, y1 कितना है 8 उसका वर्ग। ठीक, एक चीज और याद रखना तुम लोग, अगर x1 का मान माइनस में है तो उसको चिन्ह सहित रखना, क्योंकि ये माइनस पहले से है और x1 का माइनस आएगा वो और माइनस होगा, और रखने के टाइम तुम लोग क्या करते हो, ये माइनस है चुपचाप रख देते हो सीधा, वो प्लस प्लस वस कुछ करते नहीं हो, गड़बड़ा जाता है ना। तो माइनस, सूत्र का माइनस अलग है और इसका मान माइनस में रहेगा तो माइनस अलग आएगा। ठीक, बराबर। अब देखो 5 में से 5 गया तो 0, 0 का वर्ग प्लस -3 -8 कितना हो गया, माइनस कितना हो गया 11, अब पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक, अब देखो आगे ए बी बराबर, अब 0 का वर्ग है मतलब 0 है, -11 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 121, और क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, क्योंकि माइनस का वर्ग है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ए बी बराबर हम लोग का कितना आएगा, 121 से रूट से क्या निकलेगा 11, है ना। और देखो दूरी का मात्रक होता है हमेशा, है ना, क्योंकि दूरी को नापते हैं तो या तो किलोमीटर मीटर इस सब में नापते हैं, है ना, सेंटीमीटर वगैरह में। अब देखो बेस क्या है, यहां पर हम लोग को जो है दूरी का मात्रक नहीं दिया है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे इकाई, ये चीज डालना जरूरी है, ये नहीं डालोगे तो आधा नंबर कट जाता है तुम्हारा। ए बी बराबर 11, दूरी 11 होगी थोड़ी, 11 हाथी एक घोड़ा है, हमको थोड़ी पता है, तो अगर कुछ नहीं पता है तो हम लोग क्या डालेंगे इकाई, है ना, ये मात्रक का काम करता है उसके साथ। अब जो भी ले लो, अगर तुम सेंटीमीटर में मापोगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा, और मीटर में नापोगे तो मीटर में, किलोमीटर में नापोगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक, तो बस ऐसे निकालना है, समझ गए, छोड़ रहा हूं ना इसको, खैर वैसे पकड़ा कब था। अब उसके बाद इसी में देख लो, है ना, प्रश्नावली 2 आ जाओ, चैप्टर 6 हो गया है।
अब प्रश्नावली 2 में भी है ऐसी दो ठो बिंदु, उनके बीच का दूरी ज्ञात करना है ना, तो बन जाएगा। अब बोल उसमें कैसे दिया है, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 3 4 हमको दिया है, मूल बिंदु से दूरी बोला है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0, तो उसमें घटा देना, आराम से आ जाएगा, है ना। 3 -0 ऐसे करके करोगे ना तो आराम से आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो क्या कह रहा है। इसमें आ जाओ पांचवा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 -2 व 3 -4 से क्या हो, समदूरस्थ हो, है ना। तो देखो हम लोग को स्टार्टिंग में एक लाइन शुरू में क्या बोला है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक बोला है। अब मान लो कोई रेखा y अक्ष पर i अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु, तो उसका निर्देशांक कैसा होगा, y अक्ष पर है तो y तो रहेगा ही, लेकिन जो x अक्ष है वो नहीं रहेगा, तो कैसा हो जाएगा उसका निर्देशांक 0y, है ना। तो हम लोग तो पहले इसी को लिखेंगे, माना y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होंगे, 0 और y होंगे, है ना। उसके बाद बोला है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु दो ठो बिंदु दिया है इससे क्या हो, समदूरस्थ हो। मतलब देखो कहने का सेंस क्या कह रहा है, अगर डायग्राम के हिसाब से समझें तो अगर हम लोग का ये डायग्राम है ना, ये हम लोग का x है, ये हम लोग का x डैश है, ये हम लोग का y है, और ये हम लोग का क्या है y डैश है ना। अब बिंदु हम लोग का दिया है 5 -2 और 3 4, तो 3 4 तो तुम लोग का इधर ही आ जाएगा, ये 3 और 4, और 5 और कितना दिया है -2, तो मान के चलो इधर आता है 5 और कितना आता है -2। ठीक, आ गया ना। नहीं वैसा नहीं आएगा, इधर आ जाएगा, सॉरी इधर आएगा, है ना, चौथा में आएगा। तो ऐसे चलो इस चीज में कर देते हैं चौथा, 5 -2, माना मैं समझाने के लिए ले रहा था लेकिन अब इसी बेस में ले लो, है ना। अब इसमें बोल रहा है y अक्ष में स्थित ऐसा बिंदु, तो y अक्ष में जो बिंदु रहेगा मान लो इधर ही रहेगा जिसका एक निर्देशांक 0 रहेगा, तो मान के चलो हम लोग को बिंदु यहां पर है, यहां पर। ठीक, तो हम लोग को बोल रहा है प्रश्न में क्या कह रहा है, y अक्ष में स्थित ऐसा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी यहां से दूरी ये और यहां से दूरी ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना। यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी दोनों बराबर हो तो उस y बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए बोल रहा है हम लोग को, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले y का इससे दूरी निकालेंगे, फिर y का इससे दूरी निकालेंगे, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से, फिर दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि कंडीशन दिया है दोनों बराबर है, बराबर करोगे तो y का मान टुडुक से आ जाएगा, है ना। तो पहले उसी करके देखें। ये था ना खाली बताने के लिए। देखो माना, माना लिखेंगे y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना है, 0 और y है। तब अब हम लोग मान के चले a बराबर हम लोग मान लेते हैं 0y, या ऐसे मान लेते हैं इसको p मान लेते हैं, है ना। किसके लिए, y अक्ष के लिए p मान लेते हैं, और दिया है एक बिंदु a बराबर कितना दिया है 3 4, और दूसरा बिंदु कितना दिया है 5 और -2 दिया है। तो इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी मतलब पी ए और पी बी निकालेंगे, है ना। तो अब देखेंगे, अब पी ए बराबर निकालेंगे अंडर रूट, है ना। अब समझो यहीं पर ये वाला हम लोग का x1 y1 रहेगा, ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा x2 और y2। तो सूत्र होता है, एक बार सूत्र को पहले लिख रहा हूं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यहां पर लिख दे रहा हूं सीधे, थोड़ा सा चलो भाई उतना में आ जाएगा, है ना। अब मान को रखते जाते हैं, चलो रूट में x2 कितना है, x2 3 माइनस x1 कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है y ही है पूरे का होल स्क्वायर। थोड़ा सा हल कर दो तो रूट में आएगा हम लोग का 3 माइनस 0 मतलब 3 का वर्ग, और 4 माइनस वाई का वर्ग, तो ये हो गया 4 माइनस वाई का वर्ग। अब इतना में छोड़ दो,
हल होगा, लेकिन इतना हम छोड़ दो। क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर करोगे दोनों साइड का रूट खत्म हो जाएगा हम लोग का। तो पी ए मान कितना आया? इतना आया। ठीक, अब पी बी, अब या तथा कर दो, है ना। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर इसको हम लोग पी मानते हैं इस बिंदु को, तो ये वाला बिंदु हम लोग का ए है और ये वाला हम लोग का बिंदु क्या है? बी है। तो पी से ए की दूरी हम लोग का निकल गया। अब पी से बी की दूरी निकालेंगे, तो अब ये वाला हम लोग का क्या बनेगा? x2 और y2 बनेगा। अब इसकी दूरी निकालते हैं पी से पी बी। तो देखो, इसके लिए हम लोग का हो जाएगा रूट, अब सीधा मान रखूं x2 माइनस x1, तो x2 कितना है? 5 माइनस x1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -2 और माइनस y1 कितना है? y पूरे का वर्ग। हो गया। तो इसी को आगे बढ़ाओगे तो 5 का वर्ग और धन -2 माइनस वाई का वर्ग, और ये रूट में रहेगा, और ये क्या है? पीबी। ठीक, अब चूंकि दोनों एक दूसरे से क्या है बोला है इसमें, जो बिंदुओं से समदूरस्थ है ना। तो यहीं पर करेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्नानुसार बोला है हम लोग को कि पी ए बराबर होगा किसके? पीबी के। पी ए बराबर होगा किसके? पीबी के। मान को रखते जाओ सीधा, है ना। पी ए का मान हम लोग का कितना आया है? मार्कर एक और कहाँ है? ये वाला आया है। तो ये वाला है हम लोग का रूट में 3 का वर्ग धन 4 माइनस वाई का वर्ग बराबर रूट में पीबी कितना आया है? 5 का वर्ग धन -2 माइनस वाई का वर्ग, -2 माइनस वाई का वर्ग। ठीक, दोनों साइड से रूट रूट खत्म, तो बचेगा 3 का वर्ग मतलब 9। इसको प्रसार कर दो, या एक बार लिख दो 4 माइनस वाई पूरे का वर्ग, 5 5 25 धन -2 माइनस वाई का वर्ग। ठीक, अब समझो 9 का 9 प्लस, इसको देखो ए का वर्ग धन माइनस 2 ए और बी प्लस बी का वर्ग मतलब सीधा वाई का वर्ग। इधर देखो 25 ए का वर्ग मतलब 2 का वर्ग सीधा -2 का वर्ग, है ना। चलो जमा इसके लिख देते हैं। फिर माइनस वाला है माइनस, अच्छा ये वाई होगा। ठीक, अच्छा ये दो ठो लिखा गया है, चलो ठीक। और उसके बाद वाई का वर्ग हो गया। ये माइनस वाई सही मत लिखना ना, एक खाली वाई है, बीच वाला माइनस ए माइनस बी वाला है। ठीक, अब इधर देखो 9, 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूने 8, और ये कितना हो गया? 8 वाई प्लस वाई का वर्ग बराबर 25, 2 का वर्ग 4 माइनस का प्लस हो गया सीधा। अच्छा माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस, 2 दूने 4, ये हो गया 4 वाई और धन वाई का वर्ग। वाई का वर्ग दोनों साइड से खत्म, है ना। 16 9 कितना हो जाएगा? 25, ये हो गया 25 माइनस 8 वाई बराबर, इसको ऐसे ही रखो 25 धन 4 वाई प्लस 25 माइनस 25 भी खत्म, ए प्लस 25 माइनस कैसा हूँ, दोनों प्लस में है खत्म, इधर आगत माइनस होगा इसी खत्म, है ना। अब इधर कितना है? -8 वाई है, इसी को उधर लेके जाओ, तो 4 वाई इधर पहले से है, धन कितना हो जाएगा? 8 वाई, और 4 को इधर लाएंगे, +4 है तो किधर आएगा? इधर -4, है ना। तो 8 4 कितना हो जाएगा? इसमें बटा में आ रहा है क्या आंसर? 8 9 10 11 12 वाई बराबर -4। हाँ, तो y बराबर -4 बटे कितना हो गया? 12। तो y का मान कितना हो जाएगा? 4 1 कम 4 और 4 3 12, इतना है 1/3। ठीक, y का मान 1/3। अब हमको पूछा क्या है ये समझो, पूछा है हमको y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो इतना ला के मत छोड़ना, वो निर्देशांक पूछा है। अतः y यहां पर लिखोगे उत्तर बराबर, अतः y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कितना कितना होगा? 0 और y लिए थे ना, तो 0 और y के जगह में कितना हो जाएगा? -1/3 होगा। यहां पर क्लियर है, यहां तक नहीं लिखोगे तो आधा नंबर यहाँ पे गड़प कर देगा वो चेक करने वाला, है ना। यहाँ हम लोग को y का मान निकालने के लिए थोड़ी बोला है, हमको निर्देशांक पूछा है वो, तो निर्देशांक को पूरा यहां तक ला के छोड़ना। ठीक हो, ऐसी बनेगा। हो गया। अब आ जाओ
और आगे। अब बन जाएगा ना इसमें से। निर्देशांक हम लोग का ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। अब इसमें प्रश्नावली तीसरा आ जाते हैं, है ना, तीसरा एक्सरसाइज। अब इसमें रेखा घुसेगा हम लोग का, रेखा, ढाल, अंतःखंड, ये सब सब घुसेगा, है ना। अब इन सब के बारे में पढ़ना है। पहले का बता डाला हूं कि सूत्र कहां कहां से बनता है उसको, है ना, इसलिए सूत्र को नहीं बता रहा हूं और मैं डायरेक्ट सूत्र लेके चल रहा हूं, है ना। हाँ। अब देखो रेखा की ढाल, कौन रेखा है नहीं पता। रेखा की ढाल या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवणता। हम लोग इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, है ना। एम निकालने का दो तरीका होता है ना। एक तरीका 11वीं में काम आता है जो टेन थीटा होता है ना। इसी को हम लोग टेन थीटा से भी निकालते हैं। यदि कोण दिया हो तो हम लोग उसका ढाल निकाल लेते हैं। जैसे मान लो ये है, ये हम लोग का है, ये एक्स है और ये कितना है, वाई है। अब मान लो एक रेखा है, इसका ढाल ऐसे है। मान लो रेखा है हम लोग का 3x धन 2y बराबर 5 है। ये रेखा का समीकरण है। अब ये इसका ढाल है, अब इसका हम लोग को प्रवणता ज्ञात करना है। मतलब ये रेखा है, इसका प्रवणता ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो इसमें कोण दिया है थीटा, ये वाला कोण दे दिया, मान लो 30 अंश दे दिया, तो टेन 30 अंश निकालेंगे तो आ जाएगा सीधा। क्यों, क्योंकि ये समकोण है ना। और समकोण है मतलब सीधा क्या बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय में। और समकोण में ही क्या आता है हम लोग का, त्रिकोणमिति आता है, तो आराम से निकल जाएगा यहाँ से। ये 11वीं का मेथड है ना, 11वीं वगैरह में है। हम लोग को ये टेन थीटा ना देके हम लोग को क्या दिया है, बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो बिंदु का निर्देशांक दिया है, अब कैसे दिया है, यहीं से दिया है वो ऐसे। यहाँ दो भी एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, मान के चलो ऐसा है। तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर के हम लोग को इसका ढाल ज्ञात करना है, स्लोप, है ना। तो प्रवणता का सूत्र होता है क्या, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक, जहां x1 y1 और x2 y2 किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे, है ना। अब जैसे मान के चलो एक हम लोग को क्वेश्चन दे देता है, आ जाओ प्रश्नावली 3 में। ठीक, वैसा तो दिया नहीं क्या बिंदु हम लोग को। हाँ, चौथा देखो, प्रश्नावली 3 का चौथा। एक रेखा बिंदु 3 7 और 6 8 से होकर जाती है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। एक रेखा बिंदु कहां कहां से जा रही है, 3 7 और 6 8 से होकर जा रही है, तो रेखा की क्या ज्ञात कीजिए, प्रवणता। मान लो ये हम लोग का 3 7 है और ये हम लोग का कितना है 6 8, मान के चलते हैं, है ना, एक एग्जांपल के लिए। तो हम लोग का दिया है, करेंगे, दिया है बिंदु, मान के चलेंगे ए जो कितना है 3 7 और बी जो कितना है 6 8। मतलब समझ जाओ, ऊपर वाला हम लोग का x1 y1 बनेगा और नीचे वाला क्या बनेगा x2 y2। पेपर में पेन से इसको मत लिखना ना, ये तुम्हारे समझने के लिए है। चाहो तो तुम लोग शीट से लिख सकते हो, बाद में मिटा देना, है ना। ये हो गया। अब मान को रखते हैं सीधा प्रवणता का, रखोगे ना m बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, सूत्र को लिखोगे। फिर रखोगे m बराबर, है ना, y2 कितना है हम लोग का 8 माइनस y1 कितना है 7 बटे x2 कितना है हम लोग का 6 और x1 कितना है 3। तो प्रवणता m बराबर 8 में 7 गया तो 1, 6 में 3 गया तो 3, ये हम लोग का प्रवणता है सीधा। ठीक, ये हो गया हम लोग का, ऐसी बनेगा इसमें, हो गया। हम्म, हम्म, हो गया। अब देखो हम लोग का क्वेश्चन दिया है,
एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी? एक्स अक्ष के समांतर, मान लो ये हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। मान लो एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा है, मान लो ये रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो मान लो इसको अगर 0 मानते हैं, इसके लिए y का मान 1 और इसके लिए y का मान 2, तो इस रेखा के समांतर है तो एक्स अक्ष बढ़ेगा लेकिन y तो 2 ही रहेगा ना, ये ऐसे से नाश थोड़ी रहे इसी में, मतलब y का हम लोग का सेम रहेगा। तो प्रवणता m बराबर कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब चूंकि y का मान हम लोग का बढ़ ही नहीं रहा है, y का ज्यों का त्यों है, मतलब y1 बराबर y2 बराबर कितना आएगा, y ही आएगा। समझे मेरा बात को, नहीं समझे? ये रेखा है ना, प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग को, एक अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ढाल क्या होगी। मान लो हम लोग दो बिंदु यहां यहां कहीं ले लेते हैं, ठीक, या कहीं भी ले लो। तो देखो एक अक्ष में तो आगे बढ़ रहा है ना, एक अक्ष में आगे बढ़ रहा है, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एक अक्ष में आगे बढ़ रहा है ना। लेकिन y अक्ष में क्या वो आगे बढ़ रहा है, नहीं, वो 2 ही है। तो y1 अगर निर्देशांक x1 y1 लेते हो, है ना, x1 y1 लेते हो तो y का मान भी 2 होगा, और अगर x2 y2 लेते हो, है ना, तो भी y का मान y2 का मान कितना होगा, 2 ही होगा। मतलब y का मान बदलित नहीं रहा है, इसीलिए बोल रहा हूं y1 बराबर y2 करे तो सब y के बराबर होगा, क्योंकि y का मान तो बदलित नहीं रहा है, क्योंकि एक अक्ष के समांतर है, सीधा भाग रहा है। तो उस समय करोगे m बराबर, तो y2 माइनस y1 मतलब y माइनस y करोगे सीधा, बटे x2 माइनस कितना करोगे, x1। तो m बराबर y से y गया तो कितना बचा, 0, 0 बटे x2 माइनस x1, तो पूरा पद क्या हो गया, 0। मतलब एक अक्ष के समांतर किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है, 0 होती है। अगर एक अक्ष के समांतर किसी रेखा की प्रवणता 0 होती है, तो y अक्ष के समांतर किसी रेखा की प्रवणता क्या होगी, अनंत होगी। क्यों, क्योंकि जब y अक्ष के समांतर लोगे, देखो अब y अक्ष के समांतर लोगे, तो मान लो y अक्ष के समांतर ये है इसके समांतर, तो इसमें y में तो हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 इधर करके देखो, तीर का निशान है मतलब, लेकिन एक समय तो हम लोग 3 ही है ना, 3 से तो इधर उधर है नहीं। मतलब यहां पर x2 माइनस x1 मतलब x के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग का y2 माइनस y1 और x माइनस x, तो इसमें क्या होगा, y2 माइनस y1 बटे नीचे का वाला पद क्या हो जाएगा, 0। जब किसी परिमेय संख्या में अंश 0 होता है तो पूरा पद 0 हो जाता है, लेकिन जब किसी परिमेय संख्या में हर 0 होता है तो पूरा पद क्या हो जाता है, अनंत। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनंत। मतलब यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है तो उसका प्रवणता 0 होगा, और यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसका प्रवणता क्या होगा, अनंत होगा। ठीक, ये होता है, समझ गए? उसके बाद आगे देखो, जैसे हम लोग को रेखा का समीकरण बोलेगा, रेखा का समीकरण जो होता है हम लोग का, वो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में, है ना, जहां m जो है ये बनता है क्या, प्रवणता, और ये जो c है ये क्या होता है, अंतःखंड, मतलब अक्षों द्वारा काटा गया अंतःखंड। अरे कोई सा भी अक्ष हो सकता है, चाहे एक्स अक्ष वाई अक्ष, वो प्रश्न में देगा तुमको, वाई अक्ष से काटा गया अंतःखंड कितना होगा, तो सी का जो मान आएगा, अब बुक में क्या दिया है, वाई अक्ष दिया है तो वाई अक्ष लिख देना। अगर बुक में एक्स देगा प्रश्न में तो एक्स अक्ष हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो ये सीधा सीधा अंतःखंड ही है ना, अंतः हम लोग का क्या है, अंतःखंड ही है। हाँ, कंडीशन अलग अलग है कि एक्स अक्ष से काट रहे हैं कि वाई अक्ष से, तो वो तुमको अपना निकालने का जरूरत नहीं है, वो बुक में प्रश्न बना के देगा। मान लो दे दिया एक समीकरण है, इसके इसका प्रवणता और वाई अक्ष से काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए ऐसे करके, है ना, तो वो हमको ज्ञात करके देना है। कोई भी समीकरण देगा वो किस रूप में देगा, तो हम लोग को अगर रेखा का समीकरण देता है तो इस रूप में देगा, जैसे 3x हो गया धन 5y बराबर 7 ऐसे करके दे दिया, है ना। तो इसको इस रूप में लाना है, इस रूप में, मतलब y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लाना है। ठीक, तो हमको क्या करना है, बराबर के इधर y रखना है, बाकी सबको भेजना है। तो पहले तो 3x को भेजोगे, अब उसके बाद 5 के y के साथ कौन है, 5, तो इस 5 को भेजोगे। शुरू 3x को भेजोगे तो इसके साथ जोड़ में है, उधर जाएगा तो घटेगा। 5 को जब भेजोगे तो 5 इसके साथ गुणा है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखना, बच्चे लोग गलती क्या करते हैं,
प्रवणता जो रहता है इसको पूरा ले लेते हैं, जबकि गलत है। उसमें तुम पूरा सब चीज सही लिखे रहोगे, लेकिन x को ही जोड़ दोगे तो नंबर तुम्हारा नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल प्रवणता पूछा है। तो x के साथ जो रहेगा वही प्रवणता बनेगा, इसीलिए मैं डब्बा घेर के बता रहा हूं। देखो, x के साथ जो रहेगा वही प्रवणता बनेगा, और स्वतंत्र रूप से c जो आएगा, मतलब संख्या जो आएगा, वो क्या बनेगा हम लोग का अंतःखंड। समझे? जैसे क्वेश्चन है पांचवा इसी का, है ना। सरल रेखा 5x धन 6y बराबर 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखे तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से काटा गया अंतःखंड। अब वो प्रश्न में दे दिया है कि वो अंतःखंड कट रहा है, वो कहां से कट रहा है? y अक्ष से कट रहा है। हमको करने की जरूरत नहीं है, वो बुक में दे देगा पहले से, है ना। तो देखो, दिया है रेखा का समीकरण पांचवा, है ना। अब रेखा का समीकरण हम लोग को कितना दिया है? 5x धन 6y बराबर 7, 5x धन 6y बराबर 7। इसे y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखने पर, ठीक, y बराबर किस रूप में लिखने पर? mx प्लस c के रूप में लिखने पर। अब लिखोगे तो क्या करोगे? पहले तो लिखोगे 5x धन 6y बराबर 7, पहले तो इसको गायब करो इधर, है ना। तो कैसे करोगे? 6y बचेगा, इधर ये उधर जाएगा, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा? 5x। अब x वाला पहले रहता है तो हम लोग x वाला को पहले करेंगे। 6y बराबर 5x, और माइनस में है तो माइनस को आगे ले आओ, और 7 प्लस में है तो प्लस 7, कुछ नहीं मतलब धन है। अब हमको y स्वतंत्र चाहिए, और y के साथ यहाँ कौन है? 6 चिपका है, इसको भी अलग करो, तलाक दो इसको। 6 इधर क्या है? गुणा के रूप में है, इधर जाएगा तो भाग के रूप में। 5x धन 7 पूरे का बटा कितना आ जाएगा? 6। अब इसको थोड़ा सा जमा के लिखो, है ना। तो y बराबर, अब इसको दोनों के साथ अलग अलग ले लो, माइनस 5x बटे 6 और धन 7 बटे 6। थोड़ा सा और जमाओ, y बराबर माइनस 5 बटे 6, संख्या को अलग करो, इसी के साथ एक साथ गुणा कर दो, और इधर 7 बटे 6। अब दिखा ये y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो x और x तो एक जैसा है, तो m की जगह में कितना आएगा? माइनस 5 बटे 6, तो यही होगा। अतः फिर यहीं पर लिखोगे, अतः प्रवणता m बराबर आ जाएगा माइनस 5 बटे 6, और फिर y अक्ष से काटा गया अंतःखंड 7 बटे कितना हो जाएगा? 6। ठीक, ऐसी बनेगा, और ऐसी बनाना हो गया। अब इसमें जो एक दो क्वेश्चन बचा है इसको कल बताएंगे, और फिर उसी के बाद हम लोग अगला चैप्टर चालू कर देंगे। अगला कौन सा है? तो आलेख कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 ही 3 क्वेश्चन है ना। पढ़ने का शायद ही देता है आलेख से, 2 3 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? बैंकिंग और कराधान में। ठीक, टैक्सेशन में। आज इतना ही देखो बस।